कोलकाता की सुबह अभी पूरी तरह से जगी नहीं थी। सूरज की किरणें धुंधली सी झलक रही थीं और सड़कों पर बस हलचल शुरू हो रही थी। लेकिन चौरंगी स्ट्रीट की भीड़ भाड़ अपने ही समय से चलती थी, भी रुकती नहीं, कभी थमती नहीं। आशा देवी, लगभग 65 साल की एक वृद्धा, आज भी रोज की तरह अपने सिर पर सब्जियों की टोकरी और हाथों में एक झोला लिए चल रही थीं। उनकी चाल धीमी थी, लेकिन आंखों में एक उद्देश्य था। यह उद्देश्य सिर्फ रोजी रोटी नहीं था, यह तलाश थी 30 साल पहले खोए हुए अपने बेटे की। एक बच्चा जिसे उन्होंने आग की लपटों में खो दिया था। एक बच्चा जिसके बिना हर दिन अधूरा लगता था। आज उनके पास कुछ ताजी भिंडी, लौकी और हरी मिर्चें थीं। सब्जियां अच्छी थीं, अगर जल्दी बेच पाईं तो थोड़े पैसे मिल जाएंगे। वह पैसे दो काम आएंगे, एक तो कमर दर्द की दवा और दूसरा हर रोज की तरह एक छोटी सी राशि बचाना उस बेटे के लिए जो शायद कभी लौटे। चौराहा पार करते समय वह मन ही मन नमः शिवाय जप रही थीं। यह मंत्र उनकी सांसों में बस गया था, जैसे यही उन्हें ताकत देता हो। तभी अचानक उनके कानों में एक तेज हॉर्न की आवाज गूंज उठी। उन्होंने चौंक कर देखा, एक काले रंग की रेंज रोवर सीधा उनकी ओर आ रही थी। ड्राइवर ने ऐन वक्त पर ब्रेक मारा, लेकिन देर हो चुकी थी। आशा देवी का संतुलन बिगड़ा, उनका झोला फिसला और सब्जियां सड़क पर बिखर गईं। कुछ सब्जियां गाड़ी की साइड से टकराई और कार पर एक हल्की खरोंच आ गई। कार का दरवाजा झटके से खुला। एक युवा, सूट बूट पहना हुआ, स्मार्ट घड़ी पहने व्यक्ति बाहर निकला। उसकी आंखों में गुस्सा था, चेहरे पर नाराजगी की लकीरें साफ दिख रही थीं। क्या कर रही थीं आप, बीच सड़क पर इस तरह चलती हैं? देखा आपने मेरी गाड़ी को? ये स्क्रैच लाखों का पड़ेगा, उस युवक ने कड़क आवाज में कहा। आशा देवी कांपती आवाज में बोली, बेटा माफ कर दो, मेरी गलती है। आंखें कमजोर हो गई हैं। मैं सिर्फ सब्जियां बेचने जा रही थी, जानबूझकर नहीं किया। युवक ने तिरस्कार भरी नजरों से उन्हें देखा। माफ कर दो। आप जानती हैं मेरी गाड़ी कितनी महंगी है? वृद्धा ने सड़क से सब्जियां समेटते हुए कहा, बेटा मेरे पास देने को कुछ नहीं है, पर धीरे धीरे करके चुकता कर दूंगी अगर जरूरत हो तो। उस युवक ने माथा थाम लिया, जैसे उसे गुस्सा और दया दोनों एक साथ महसूस हो रहे हों। वह कुछ कहने ही वाला था कि उसकी नजर वृद्धा के चेहरे पर ठहर गई। वह चेहरा झुर्रियों से भरा था, पर आंखों में कुछ था, कुछ जाना पहचाना। एक पीड़ा, एक इंतजार जो वह खुद वर्षों से महसूस करता आया था। फिर उसकी नजर वृद्धा के हाथों पर पड़ी। उनकी तर्जनी अंगुली पर एक पुराना, हल्का सा निशान था, और यह निशान उसे अजीब तरह से अपना सा लगा। आपका नाम क्या है? युवक ने पूछा। आशा देवी, वृद्धा ने कहा। आपको ये चोट कब लगी थी? बहुत साल पहले, जब मेरा बेटा छोटा था। उसे सब्जी काटना सिखा रही थी, तो गलती से मेरे हाथ में चाकू लग गया था। उस युवक ने बिना कहे अपने दाहिने हाथ की तर्जनी दिखाई। बिल्कुल वैसा ही निशान। उसके दिमाग में कुछ दृश्य कौंध गए, धुआं, आग, एक औरत की चीख और एक हाथ जो उसका हाथ पकड़े था, फिर कुछ नहीं। उसने खुद को झटका दिया। ये सब बस इत्तेफाक हो सकता है, उसने खुद से कहा। पर तभी उसकी नजर वृद्धा के गले में पड़े एक पुराने माला पर पड़ी, चांदी की एक सरल सी माला जिसमें हल्के घिसे हुए मोती थे। वह माला तो उसके पास भी थी। उसने अपनी बैग से एक छोटी सी थैली निकाली और उसमें से वैसी ही माला बाहर निकाली। ये माला, ये आपको कहाँ से मिली? युवक ने धीरे से पूछा। आशा देवी की आंखों में आंसू आ गए।
ये मेरे बेटे की थी। आग के बाद सिर्फ यही बची थी। वह निशब्द खड़ा रहा। आप कितने साल के हैं? वृद्धा ने कांपती आवाज में पूछा। 30 नहीं, अब 33, युवक ने धीमे से कहा। आशा देवी का चेहरा सफेद पड़ गया। उनका बेटा अगर जिंदा होता तो आज 33 साल का होता। वह सब्जियां समेटना भूल गईं। चुपचाप उसकी तरफ देखती रहीं। युवक भी कुछ नहीं बोला। दोनों के बीच सन्नाटा था, घरा, भारी, लेकिन बोलता हुआ। कुछ पलों बाद युवक ने झुककर एक एक सब्जियां समेटनी शुरू की। आइए, मैं आपकी मदद करता हूं, उसने नरम स्वर में कहा। आप आप नाराज नहीं हैं? वृद्धा ने आश्चर्य से पूछा। नहीं, वह बोला, शायद भगवान ने चाहा कि हम मिलें। शायद कुछ इत्तेफाक नहीं होते। दोनों सड़क के किनारे बैठकर सब्जियां समेटते रहे। किसी ने कुछ नहीं कहा, पर दोनों के मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या यह मिलना महज एक हादसा था या फिर नियति का बुलावा? सड़क किनारे सब्जियां समेटते हुए आशा देवी और अर्जुन दोनों के बीच कुछ ऐसा जुड़ गया था जिसे शब्दों में पिरोना मुश्किल था। ये कोई सामान्य माफी या सहानुभूति नहीं थी। ये जुड़ाव किसी गहरे तल से निकला था, जैसे अतीत की कोई गांठ खुलने लगी हो। अर्जुन के मन में हलचल बढ़ती जा रही थी। वह सफल था, समृद्ध था, लेकिन बचपन की कुछ यादें हमेशा अधूरी रहीं। उसे याद नहीं था कि वह अपने असली माता पिता से कैसे बिछड़ा। सिर्फ इतना जानता था कि वह एक अनाथालय में बड़ा हुआ और फिर मेहरा दंपत्ति ने उसे गोद ले लिया। लेकिन आज इस अजनबी वृद्धा से मिलकर उसके भीतर कुछ टूट रहा था, या शायद कुछ जुड़ने लगा था। आशा देवी ने धीरे से पूछा, बेटा, क्या तुम कभी अनाथालय में रहे हो? अर्जुन कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, हाँ, कोलकाता के बाहरी इलाके में एक अनाथालय में। मुझे वहां कुछ साल बिताने पड़े थे। फिर एक अमीर परिवार ने गोद ले लिया। आशा देवी का गला भर आया। क्या तुम्हें अपने बचपन की कोई बात याद है? कुछ भी, कोई नाम, कोई चेहरा? अर्जुन ने सिर झुकाया। बहुत कुछ धुंधला है, लेकिन एक सपना बार बार आता है। धुआं, आग, और एक औरत जो मेरा नाम पुकारती है, राजू। राजू। ये नाम सुनते ही आशा देवी का चेहरा पीला पड़ गया। राजू, मेरा बेटे का नाम राजू था। हवा जैसे थम गई हो। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर अर्जुन ने धीमे से कहा, क्या ये सब सच हो सकता है? क्या मैं वही राजू हूं? आशा देवी के होंठ कांपने लगे। भगवान जाने बेटा, लेकिन ये सब यूं ही नहीं हो सकता। वो माला, वो निशान, तुम्हारी उम्र, और अब ये ना। अर्जुन के भीतर एक तूफान उठ रहा था। उसकी परवरिश भले ही मेहरा परिवार ने की थी, लेकिन भावनात्मक जुड़ाव कभी गहरा नहीं था। उनके बीच हमेशा एक दूरी रही, एक औपचारिक रिश्ता। पर आज इस वृद्धा के सामने बैठकर वह पहली बार किसी के साथ अपना बीता हुआ दर्द बांट रहा था। आशा देवी ने थरथराते हाथों से अपनी थैली से एक पुराना फोटो निकाला। उसमें एक 3 साल का बच्चा था, बड़ी बड़ी आंखें, भूरी रंगत और एक हल्की सी मुस्कान। ये मेरा राजू है। आखिरी बार जब मैंने इसे देखा, यही पहन रखा था। अर्जुन ने तस्वीर ली और देर तक देखता रहा। कोई साफ याद नहीं आई, लेकिन एक अपरिभाषित सी भावना उमड़ने लगी। क्या हम डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं? उसने अचानक पूछा। आशा देवी ने सिर हिलाया। अगर तुम तैयार हो तो मैं भी हूं। मेरा दिल कहता है तुम ही मेरे बेटे हो। उस दिन के बाद अर्जुन वापस अपनी दुनिया में लौट गया। कांच की दीवारों वाले ऑफिस, बोर्ड मीटिंग्स,
तकनीकी प्रेजेंटेशन। लेकिन उसका मन वहीं अटका था, एक टूटे झोपड़े, एक वृद्धा और एक अधूरी कहानी में। रात में उसने अपने कमरे की अलमारी से एक पुरानी थैली निकाली। उसमें वही माला रखी थी जो उसने बरसों से संभाल कर रखी थी, बिना ये जाने कि क्यों। वह उसे हाथ में लेकर देर तक बैठा रहा। फिर मोबाइल उठाकर डीएनए टेस्टिंग सेंटर्स नियर मी सर्च किया। अगले दिन उसने आशा देवी को फोन किया। माँ, माफ कीजिए, मेरा मतलब है आशा जी, आप तैयार हैं? उसने थोड़ा हकलाते हुए पूछा। दूसरी ओर से धीमा लेकिन स्थिर जवाब आया, हाँ बेटा, चलो। दोनों एक निजी पैथोलॉजी लैब पहुंचे। वहां प्रक्रिया समझाई गई, खून के नमूने लिए गए, पहचान पत्र मांगे गए। अर्जुन ने एक हल्का सा झूठ बोला, ये मेरी जैविक मां हो सकती हैं, इसलिए पुष्टि करना जरूरी है। लैब टेक्नीशियन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, जैसे ऐसे केस उसने पहले भी देखे हों। नमूने लेने के बाद उन्हें बताया गया कि रिपोर्ट 5 दिन में आएगी। 5 दिन। इन 5 दिनों ने अर्जुन की दुनिया बदल दी। उसने खुद से सवाल करना शुरू किया, अगर सचमुच यह मेरी मां है तो क्या मैं अपने अब तक के जीवन को झूठ मानूं? क्या मैं मेहरा परिवार से नाता तोड़ दूं? और अगर ये मेरी मां नहीं है तो क्यों उनका स्पर्श मुझे इतना अपना लगता है? दूसरी ओर आशा देवी भी बेचैनी में दिन काट रही थीं। वर्षों की तलाश, हर मोड़ पर निराशा, और अब फिर से एक उम्मीद की किरण। लेकिन कहीं न कहीं उनके दिल में डर भी था, अगर ये भी सिर्फ एक इत्तेफाक हो। छठे दिन अर्जुन को एक ईमेल आया। सब्जेक्ट डीएनए टेस्ट रिपोर्ट। उसने ईमेल खोला। उसके हाथ कांप रहे थे। डियर मिस्टर अर्जुन मेहरा, बेस्ड ऑन द जेनेटिक कंपैरिजन, the result indicates that there is no biological relationship between the tested individuals. शब्द जैसे धुंधले हो गए। उसने स्क्रीन को घूरा। नो बायोलॉजिकल रिलेशनशिप। वह कुर्सी पर बैठ गया। आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन भीतर सब कुछ चुपचाप टूट रहा था। उसने फोन उठाया। आशा देवी को कॉल किया। रिपोर्ट आ गई है, उसने कहा। दूसरी तरफ सन्नाटा। क्या लिखा है? आवाज कांप रही थी। मां, हम जैविक रूप से नहीं जुड़े हुए हैं। बहुत देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर एक बहुत ही धीमा स्वर आया, मैं जानती थी। शायद यही होगा। पर एक बात कहूं? अर्जुन बोला। कहो बेटा। मुझे नहीं पता हम खून से जुड़े हैं या नहीं, लेकिन जब मैं आपके पास होता हूं तो पहली बार लगता है कि मैं घर पर हूं। आशा देवी की आंखों से आंसू बह निकले। यह शब्द उनके लिए किसी भी डीएनए रिपोर्ट से अधिक मूल्यवान थे। उस शाम दोनों अकेले थे, लेकिन अकेले नहीं थे। क्योंकि कभी-कभी खून से नहीं, दिल से रिश्ते बनते हैं। अर्जुन लैब से लौटते वक्त अपने आप में गुम था। डीएनए रिपोर्ट ने एक सच्चाई सामने रख दी थी, आशा देवी उसकी जैविक मां नहीं थी। लेकिन उस रिपोर्ट ने एक सवाल और खड़ा कर दिया था, क्या हर रिश्ता खून से बनता है? वह अपने अपार्टमेंट में अकेला बैठा रहा, खिड़की से बाहर देखता हुआ। सामने शहर की रफ्तार जारी थी, लेकिन उसके भीतर सब थम सा गया था। रिपोर्ट के शब्दों ने उसे झकझोर दिया, लेकिन आशा देवी की आंखों ने उसे रोके रखा। उसे याद आया जब उसने फोन पर उन्हें बताया कि रिपोर्ट नकारात्मक है, तो वह टूटी नहीं थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था, तो क्या हुआ बेटा? तू मुझे अपना मानता है, यही मेरे लिए काफी है। यह शब्द उसके दिल में गूंजते रहे। क्या किसी अजनबी की ममता इतनी सच्ची हो सकती है? और अगर वह अजनबी थी, तो फिर उसके छूते ही क्यों अर्जुन को लगता था कि किसी भूली बिसरी गर्माहट ने उसे छू लिया।
अगले दिन अर्जुन ने अपने पिता मिस्टर मेहरा से बात करने का निर्णय लिया। वह चाहता था कि सच सामने आए। क्या उन्होंने कभी जानबूझकर उसे उसके अतीत से दूर रखा? मेहरा निवास शहर के सबसे प्रतिष्ठित इलाकों में था। संगमरमर की सीढ़ियां, बड़ी बड़ी पेंटिंग्स और एक ठंडापन जो आलीशान घरों में अक्सर होता है। मिस्टर मेहरा अपने ऑफिस रूम में थे, अखबार पढ़ते हुए। पापा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, अर्जुन ने कहा। उन्होंने चश्मा उतारकर उसे देखा। बोलो बेटा। क्या आपको याद है कि आपने मुझे कहाँ से गोद लिया था? मिस्टर मेहरा थोड़ा चौंके, फिर शांत स्वर में बोले, हाँ। एक ट्रस्ट के जरिए। एक अनाथालय से। कौन सा अनाथालय? शिशु भवन, कोलकाता से बाहर। अर्जुन का मन तेजी से धड़कने लगा। क्या आपको कभी उस बच्चे के अतीत के बारे में कुछ बताया गया था? उसने सीधा सवाल किया। मिस्टर मेहरा थोड़े असहज हुए। देखो अर्जुन, जब हमने तुम्हें गोद लिया तो हम बच्चे की पृष्ठभूमि नहीं देख रहे थे। हम सिर्फ एक बच्चा चाहते थे। और तुम हमें सबसे खास लगे। तो आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि मैं कहां से आया? कुछ पल खामोशी रही। फिर मिस्टर मेहरा बोले, कभी कभी सच्चाई से ज्यादा जरूरी होता है कि हम आगे बढ़े। जो अतीत में था वह अब मायने नहीं रखता। लेकिन मेरे लिए करता है, अर्जुन ने कहा, और कमरे से बाहर निकल गया। उस रात वह सो नहीं पाया। उसने अपने लैपटॉप पर अनाथालय की पुरानी रिपोर्ट्स, अखबार की कटिंग्स और किसी भी आग की खबरें खोजनी शुरू की जो 30 साल पहले कोलकाता या आसपास के इलाके में घटी हों। कई घंटों की खोज के बाद एक खबर उसकी आंखों के सामने ठहर गई। 1989 बिहार के एक छोटे गांव में आग का तांडव, कई घर राख, 2 बच्चे लापता। खबर में एक बच्चा राजू नाम से भी दर्ज था। यही नाम बार बार अर्जुन के सपनों में आता रहा था। क्या वह संयोग था? उसी रात उसने निर्णय लिया, वह इस गुत्थी को सुलझाएगा, भले ही सच जैसा भी हो। अगले दिन वह फिर से आशा देवी से मिलने गया। वह मंदिर के पास अपनी झोपड़ी में बैठी थीं, हाथ में तुलसी की माला घुमाते हुए। आपसे फिर से मिलने आया हूं, अर्जुन ने कहा। वह मुस्कुरा दी। मुझे पता था तू आएगा। तेरी चाल में ही वो बेचैनी थी जो जवाब मांगती है। अर्जुन ने उन्हें सारी बातें बताईं, डीएनए रिपोर्ट, पिता से बातचीत और उस अखबार की खबर। आशा देवी चुपचाप सुनती रहीं। फिर बोली, बेटा, जो सच है वह एक दिन सामने आता है। मैंने तुझे देखा और मुझे लगा कि तू ही मेरा राजू है। लेकिन अगर तू नहीं भी है तो भी तूने मुझे वो दे दिया जो मेरा था, एक बेटे का स्पर्श, उसकी आंखों की चिंता। लेकिन मुझे जानना है, अर्जुन ने कहा। मुझे समझना है कि मैं कौन हूं। आशा देवी ने सिर हिलाया। तो चल बेटा, उस गांव चलते हैं। वही गांव जहां आग लगी थी। शायद वहां कुछ जवाब मिलें। दोनों ने अगले दिन बिहार के उस छोटे से गांव के लिए ट्रेन पकड़ी। रास्ते भर अर्जुन बाहर देखता रहा, धूल भरी पगडंडियां, पुराने रेलवे स्टेशन और गांवों की वह सादगी जिसे वह कभी नहीं जान पाया था। गांव में पहुंचते ही कुछ बुजुर्गों से पूछताछ की गई। कुछ ने पहचानने से इनकार किया, लेकिन एक बूढ़ी औरत सरस्वती देवी जो उस वक्त वहां थीं, उन्हें पहचान गईं। हाँ आशा, तू ही तो थी जिसने आग के बाद एक बच्चे को गोद में उठाया था। लेकिन लोगों ने कहा कि वो तेरा बेटा नहीं था। आशा देवी का चेहरा सफेद हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया था, सब जल रहा था। धुआं, चीखें। मुझे जो बच्चा मिला मैं उसे लेकर भागी। मुझे लगा वो मेरा ही था। सरस्वती देवी बोली, शायद तूने सच में अपने बेटे को खो दिया था।
और किसी और का बच्चा ले आई। अब अर्जुन और भी उलझ गया। क्या वह वही बच्चा था जिसे आग के बाद गलती से बचाया गया? अगर हाँ, तो वह किसका बेटा था? इस सच्चाई ने आशा देवी को तोड़ दिया। उन्होंने अर्जुन की तरफ देखान्नी भरी आंखों से। शायद मैंने गलती की, शायद तू मेरा बेटा नहीं था, लेकिन तूने मुझे मां मान लिया, ये मेरी जीत है। अर्जुन की आंखें भीग गईं। और आपने मुझे वो दिया जो कभी मेरे पास नहीं था, एक मां की छां। उस गांव की एक टूटी दीवार के पास खड़े दोनों लोगों को कोई नहीं जानता था, लेकिन उस पल में वे दोनों एक दूसरे को पूरी तरह समझ चुके थे। गांव से लौटने के बाद अर्जुन की दुनिया और भी उलझ गई थी। अब सवाल सिर्फ यह नहीं था कि क्या आशा देवी उसकी मां है, बल्कि यह भी था कि अगर वह उनका बेटा नहीं है तो वह है कौन? और क्या उसकी पहचान किसी गलती या हादसे की वजह से पूरी तरह बदल गई? कोलकाता लौटने के बाद अर्जुन ने फिर से अनाथालय शिशु भवन का रुख किया, जहां उसका बचपन बीता था। पिछले अनुभव के बाद इस बार वह कुछ और जानकारियां लेने की ठान चुका था। वहां पहुंचने पर उसे वही वृद्धा सिस्टर कविता मिली, जो पहले भी कुछ बातें बता चुकी थीं। इस बार उनके सामने अर्जुन ने सारी बात खुलकर रख दी। आशा देवी से मुलाकात, डीएनए रिपोर्ट, गांव की यात्रा और सरस्वती देवी की गवाही। सिस्टर कविता थोड़ी देर चुप रहीं, फिर बोली, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊं। अर्जुन की सांसें थम गईं। जिस साल तुम आए थे, सिस्टर कविता ने कहना शुरू किया, उस साल आग की एक भयानक घटना हुई थी, जिसमें 2 बच्चे अनाथ हो गए थे। दोनों को एक ही रात 2 अलग अलग लोगों ने यहां लाकर सौंपा था। एक बच्चा बुरी तरह डरा हुआ था, उसका नाम किसी को नहीं पता था। दूसरा बच्चा, जिसे राजू कहा गया, उसके गले में एक चांदी की माला थी, जिससे हम उसे पहचान सके। क्या आप यकीन से कह सकती हैं कि मैं उनमें से कौन था? अर्जुन ने पूछा। सिस्टर कविता ने सिर झुकाया। नहीं अर्जुन, फाइलें अधूरी थीं। स्थिति इतनी भयावह थी कि हम ठीक से रिकॉर्ड नहीं रख पाए। लेकिन एक बात याद है, दोनों बच्चों की उम्र लगभग बराबर थी और दोनों का शरीर धुएं और आग से आंशिक रूप से झुलसा हुआ था। क्या दोनों बच्चों के रिकॉर्ड अब भी हैं? अर्जुन ने पूछा। सिस्टर कविता उसे एक पुरानी अलमारी तक ले गईं। वहां से उन्होंने 2 फाइलें निकाली। एक फाइल पर नाम था राजू, संभावित, और दूसरी पर सिर्फ बच्चा 2 लिखा था। अर्जुन ने ध्यान से दोनों फाइलें पढ़ी। उसकी आंखें उस लाइन पर अटक गईं जहां लिखा था बच्चा 2 के पास कोई पहचान नहीं, बस एक अंगूठे पर हल्का सा जलने का निशान। वह तुरंत अपने हाथ की ओर देखने लगा। उसके अंगूठे पर आज भी एक पुराना हल्का सा निशान था, जिसे वह कभी गंभीरता से नहीं देखता था। क्या यह वही निशान था? क्या मुझे किसी और से बात करने की अनुमति है, जिसने उस समय यहाँ काम किया था? अर्जुन ने पूछा। सिस्टर कविता ने कहा, एक स्टाफ सदस्य थीं, मनीषा दीदी, जो अब रिटायर हो चुकी हैं। वह शायद कुछ और याद कर सकें। अर्जुन ने उनका पता लिया और उसी दिन उनके घर पहुंच गया। मनीषा दीदी एक सीधी सादी महिला थीं, करीब 70 की उम्र में, लेकिन उनकी याददाश्त अब भी तेज थी। अर्जुन ने उन्हें अपना नाम और आने का कारण बताया तो वे कुछ पल शांत रहीं। फिर उन्होंने कहा, हाँ, मुझे वो रात याद है। 2 बच्चे आए थे। एक को किसी महिला ने लाकर सौंपा था, कह रही थी कि बच्चा उसकी बहन का है जो आग में मारी गई। दूसरा बच्चा एक साधु ने लाकर दिया था, कहता था कि उसे वो बच्चा मंदिर के बाहर अकेला मिला। क्या आप बता सकती हैं, मैं उनमें से कौन था? मनीषा दीदी ने अर्जुन के चेहरे की तरफ गौर से देखा, फिर बोली, तुम वही बच्चा हो जिसे साधु लाया था। चुप, सहमा हुआ, किसी से बात नहीं करता था।
तुम्हारे हाथ पर एक जलने का निशान था और गले में कोई चीज नहीं थी। अर्जुन के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। इसका मतलब वह राजू नहीं था। वह बच्चा था जिसे कोई नहीं जानता था, जिसका कोई नाम नहीं था, कोई इतिहास नहीं, बस एक निशान। उस रात वह घंटों सोचता रहा। उसने अपने जीवन के पिछले पन्नों को पलट पलट कर देखा। मेहरा परिवार की उदासीनता, आशा देवी की ममता, और अब यह सच्चाई, वह एक खोया हुआ बच्चा था जिसे कोई ढूंढने नहीं आया। पर क्या यह उसके अस्तित्व को कमजोर बनाता था या यह उसे और मजबूत करता था? अगले दिन वह फिर से आशा देवी से मिलने गया। वह मंदिर के बाहर बैठी हुई थीं, हमेशा की तरह हाथ में तुलसी की माला। तुम्हारा चेहरा कुछ कह रहा है, उन्होंने उसे देखकर कहा। अर्जुन ने पास बैठते हुए कहा, माँ मैं वो बच्चा नहीं हूँ, मैं राजू नहीं हूँ। आशा देवी ने धीमे से माला रख दी। मुझे पता था शायद मेरे मन ने ये स्वीकार कर लिया था पहले ही, लेकिन दिल ने मानने से इनकार कर दिया। मैं किसी का बच्चा नहीं था। मुझे एक साधु मंदिर के बाहर छोड़ गया था, मेरी कोई पहचान नहीं थी। अर्जुन ने धीरे से कहा। वृद्धा की आंखें भर आईं। तब तो तू और भी अनमोल है बेटा। तूने खुद को खड़ा किया बिना किसी नाम या पहचान के, और तूने मुझे वो दिया जो कोई और नहीं दे सका, एक बेटा। अर्जुन की आंखें भी भीग गईं। आपने मुझे अपनाया जबकि आपको पता था कि मैं वो नहीं हूं जिसे आप खोज रही थीं। आशा देवी ने उसका हाथ पकड़ा। कभी कभी भगवान हमें वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, पर जो हमें चाहिए होता है वो जरूर देता है। मुझे राजू नहीं मिला, लेकिन मुझे तू मिला। और मुझे यकीन है भगवान ने तुझे भी मुझे इसलिए भेजा क्योंकि तुझे भी एक माँ की जरूरत थी। उनके बीच कोई खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन एक ऐसा रिश्ता बन गया था जो हर परीक्षा में खरा उतरता। उस शाम दोनों एक साथ मंदिर गए। पहली बार अर्जुन ने पूरे मन से प्रार्थना की। वह अब भी नहीं जानता था कि वह किसका बेटा है, लेकिन अब वह जानता था कि वह किसका नहीं है और किसका है। पिछले कुछ हफ्तों में अर्जुन की जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह जो कभी एक ठोस पहचान लेकर जीता था, एक सफल उद्यमी, एक दत्तक पुत्र, अब खुद को एक अनाम अतीत से जोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसने जाना कि वह न तो आशा देवी का बेटा था, न ही मेहरा परिवार की पूरी तरह से अपनी जमीन पर खड़ा सदस्य। लेकिन फिर भी एक जगह थी जहां उसे अपनाया गया था, दिल से, शर्तों के बिना। अब जब सच्चाई सामने थी, अर्जुन ने अपने भीतर झांकना शुरू किया। और जैसे ही उसने खुद को स्वीकार करना शुरू किया, जीवन ने एक और मोड़ पर ला खड़ा किया। एक दोपहर आशा देवी अपने पुराने मोहल्ले में कुछ सब्जियां बांट रही थीं, जब एक अधेड़ उम्र की महिला उनके पास आई। तुम आशा हो न? उसने पूछा। आशा देवी ने माथे पर हाथ रखकर उसे देखा। चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। मैं सरस्वती की बहन हूँ, वो जो उस आग के बाद भी गांव में रह गई थी, महिला बोली। आशा देवी चौंक गईं। तुम? शांता? हाँ वही। मैं कोलकाता में ही रहती हूँ अब, और मुझे हाल ही में पता चला कि तुम यहाँ हो और एक लड़के को अपना बेटा मान रही हो। आशा देवी कुछ नहीं बोली। लेकिन मुझे कुछ और याद है, शांता बोली। तुम्हें याद है उस रात आग लगी थी और दो बच्चे गायब थे? एक तुम्हारा राजू था और एक मेरी पड़ोसन का बेटारवी। आशा देवी की सांस रुक सी गई। तो ये क्या कह रही है? उन्होंने धीरे से पूछा। मैं ये कह रही हूं कि शायद वो लड़का जिसे तुमने राजू समझा, वो दरअसल रवि था, और हो सकता है तुम्हारा बेटा कहीं और हो। ये शब्द किसी हथौड़े की तरह गूंजे। अर्जुन जो पास ही खड़ा था,
सब कुछ सुन रहा था। उसने आशा देवी की तरफ देखा। उनके चेहरे पर वही असमंजस, वही दर्द उभर आया जो वह पिछले कुछ हफ्तों से देख रहा था। क्या आप उस रात किसी और का बेटा उठा लाई थीं? उसने पूछा, आवाज में कोई आरोप नहीं, सिर्फ सवाल। आशा देवी की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे नहीं पता था बेटा, सब कुछ जल रहा था, मैं भाग रही थी। मुझे जो बच्चा मिला मैंने उसे अपनी पूरी जान से अपनाया। मुझे सच में नहीं पता कि वो मेरा राजू था या नहीं। शांता ने धीरे से कहा, रवि को एक परिवार गोद ले गया था, लेकिन कुछ समय पहले वो परिवार विदेश चला गया। रवि अब वापस भारत लौटा है और वो तुम्हें ढूंढ रहा है। अर्जुन की आंखों में कुछ कांप उठा। क्या यह संभव है कि जिस बेटे को आशा देवी 30 साल से ढूंढ रही थीं, वह अब सच में सामने आने वाला था? क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? आशा देवी ने कांपते स्वर में पूछा। वो कल ही कोलकाता आ रहा है। मैं उसे तुम्हारे पास लाऊंगी, शांता ने कहा। अगले दिन का इंतजार इतना भारी कभी नहीं लगा था। अर्जुन रात भर जागता रहा। उसके मन में विरोधाभासों का तूफान था। अगर रवि सच में राजू निकला, तो क्या वह जो आशा देवी के साथ महसूस करता है, वो सब खत्म हो जाएगा? क्या वो फिर अकेला रह जाएगा? लेकिन उसी के साथ एक आवाज बार बार उसके भीतर से उठ रही थी, यह उसकी मां की तलाश है। यह उसका हक है। अगली सुबह रवि आया। साधारण कपड़ों में, शांत चेहरा और आंखों में एक गहराई। उसने आशा देवी को देखा और कुछ पल बिना बोले खड़ा रहा। फिर धीरे से जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली जिसमें एक महिला और एक छोटा बच्चा था। वही माला, वही कपड़े। ये मेरी जेब में थी जब वो लोग मुझे गोद लेने आए थे, रवि ने कहा। वो कहते थे ये मेरी मां की तस्वीर है। आशा देवी ने कांपते हाथों से तस्वीर ली। वह तस्वीर वही थी जो उन्होंने राजू के 3 साल की उम्र में खींचवाई थी। उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने रवि का चेहरा छुआ। वही नाक, वही माथा, वही निशान जो राजू की ठुड्डी पर था। तू मेरा राजू है, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। रवि की आंखें भी भर आईं। अर्जुन एक कोने में खड़ा सब देख रहा था। एक पल को लगा जैसे उसकी जमीन खिसक गई हो। फिर भी वह उनके पास गया और बोला, मां मैं जानता हूं, अब आप अपने बेटे को पा चुकी हैं और यही आप डिजर्व करती हैं। आशा देवी ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में अब एक अलग तरह की चिंता थी। बेटा तू जा तो नहीं रहा? उन्होंने धीमे से पूछा। आपका बेटा मिल गया है, अर्जुन ने कहा। मुझे खुशी है, लेकिन एक बेटा और भी था जो उस आग में नहीं, उस जीवन में खो गया था जिसे मैंने अपनाया, जिसे मैंने अपने आंचल में जगह दी। मैं तुझे कैसे जाने दूं? अर्जुन चुप हो गया। खून का रिश्ता तुझे दूर नहीं कर सकता, आशा देवी बोली। तू जो है मेरे लिए वही रहेगा। रवि जो अब तक चुप था, आगे बढ़ा और बोला, भाई अगर आप न होते तो मां को ये मिलन शायद कभी न मिलता। मैं आपका ऋणी हूं। अर्जुन ने पहली बार रवि की आंखों में देखा। वहां कोई ईर्ष्या नहीं थी, कोई दावा नहीं, सिर्फ स्वीकार्यता थी। उस क्षण तीनों के बीच एक नया रिश्ता बन गया था जो खून से नहीं, अनुभव से जुड़ा था। और इस बार अर्जुन ने महसूस किया कि वह खोया हुआ बच्चा अब अकेला नहीं था। आखिरकार 30 वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त हुई थी। आशा देवी को उनका खोया बेटा मिल गया था। रवि को अपनी मां मिल गई थी और अतीत की वह अधूरी तस्वीर अब पूरी लग रही थी। लेकिन किसी को भी इस तस्वीर के एक कोने में खड़े अर्जुन की खामोशी का अंदाजा नहीं था। वह जो कभी खुद को उस तस्वीर का केंद्र समझता था, अब एक कोने में सिमटा हुआ महसूस कर रहा था।
हालांकि रवि ने कोई दावा नहीं किया, कोई दूरी नहीं रखी, फिर भी अर्जुन के भीतर एक खालीपन भरता जा रहा था। उसी रात जब रवि माँ के पास बैठा उनका माथा सहला रहा था, अर्जुन चुपचाप बाहर बालकनी में खड़ा था। शहर की रोशनियां सामने थीं, लेकिन उसके भीतर सब कुछ धुंधला था। उसने खुद से पूछा, क्या अब मेरा यहाँ कोई स्थान है? उसी समय रवि धीरे से उसके पास आया। आप ठीक हैं? उसने पूछा। अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ, मैं ठीक हूँ। आप शायद सोच रहे हैं कि अब सब बदल गया है। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। हाँ, कुछ हद तक। लेकिन सच कहूं तो मुझे माँ से मिलने की उतनी खुशी नहीं है जितनी इस बात की है कि आप अब मेरे बड़े भाई हैं। ये शब्द सुनकर अर्जुन को एक पल को विश्वास नहीं हुआ। रवि मुस्कुराकर बोला, मैं तो माँ का बेटा हूँ, लेकिन आपने उनका बेटा बनकर उनके जीवन के सबसे कठिन सालों में उनका साथ दिया। क्या कोई और ऐसा कर सकता था? अर्जुन की आंखें नम हो गईं। पहली बार उसे लगा कि जो वह दे रहा था वो सिर्फ एक जरूरत नहीं थी, बल्कि एक रिश्ता था जो अब बाकी लोगों ने भी स्वीकार कर लिया था। अगली सुबह आशा देवी तीनों के लिए नाश्ता बना रही थीं। वह सामान्य से अधिक खुश लग रही थीं। उनका चेहरा चमक रहा था, जैसे जीवन की एक नई ऊर्जा उन्हें मिल गई हो। अर्जुन और रवि साथ बैठकर खिचड़ी खा रहे थे। दोनों के बीच कोई औपचारिकता नहीं थी, अब एक स्वाभाविक अपनापन था जो शब्दों से परे था। नाश्ते के बाद आशा देवी ने दोनों को पास बुलाया और बोली, मुझे तुम दोनों से एक बात कहनी है। दोनों चुपचाप उनकी तरफ देखने लगे। मैं जानती हूं कि मैंने अपने जीवन में कई गलतियां की हैं। मैंने एक बार अपने ही बेटे को खो दिया, फिर एक दूसरे को अपना बना लिया। जब तुम आए अर्जुन, मैंने तुम्हें राजू समझा। लेकिन जब तुम निकले मेरे बेटे नहीं, तब भी मेरा दिल तुम्हें छोड़ नहीं पाया। वह थोड़ी देर रुकी, फिर बोली, आज जब मुझे अपना असली बेटा मिला तो मैंने सोचा था कि शायद तुम्हें जाने देना पड़ेगा अर्जुन, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। अर्जुन की आंखों में कुछ चमक उठा। तुम दोनों मेरे बेटे हो, आशा देवी ने कहा। एक मेरे शरीर से और एक मेरे भाग्य से। और मैं चाहती हूं कि हम तीनों साथ रहें, एक परिवार बनाकर, एक घर बनाकर। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर रवि ने अर्जुन की तरफ देखा और बोला, मैं तो पहले से तैयार हूं भाई। अर्जुन ने उनकी तरफ देखा, फिर आशा देवी के हाथों को अपने हाथों में लिया। माँ, अब जो मिला है उसे मैं खोने नहीं दूंगा। उस दिन पहली बार आशा देवी ने उन दोनों के साथ मंदिर जाकर धन्यवाद की पूजा की। उन्होंने भगवान को नहीं, किस्मत को नहीं, बल्कि अपने बेटों को धन्यवाद दिया, उन रिश्तों के लिए जो उन्होंने खुद चुने थे और निभाए थे। कुछ ही दिनों में अर्जुन ने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने अपने शहर वाले अपार्टमेंट को छोड़ने और माँ के साथ रहने का निश्चय किया। उसने रवि से कहा, अगर तुम चाहो तो हम तीनों मिलकर एक नया घर बना सकते हैं, एक नया जीवन। रवि ने बिना सोचे कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं अब अकेला नहीं हूं, और यही सबसे बड़ी बात है। कुछ हफ्तों में तीनों एक नए मकान में शिफ्ट हो गए, एक छोटा लेकिन गर्मजोशी भरा घर, जहां दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स नहीं बल्कि मिलन की तस्वीरें थीं, जहां हर कमरे में किसी न किसी रिश्ते की महक थी। आशा देवी अब सुबह सुबह तुलसी के पौधे में पानी डालती थीं और दोनों बेटे चाय बनाते थे। कभी कभी अर्जुन नाश्ता बनाता तो कभी रवि माँ की पसंद की खिचड़ी। हर रविवार वे पास के मंदिर में जाते और फिर लौटकर गरीब बच्चों के लिए खाना बनाते। अर्जुन ने अपनी कंपनी में एक नई पहल शुरू की, आशा नाम का एक प्रोग्राम जो अनाथ बच्चों के पुनर्वास के लिए काम करता था। अब उसका जीवन केवल उसके लिए नहीं था,
वह एक बेटा था, एक भाई था और एक ऐसा इंसान जो किसी और के जीवन में रोशनी बनकर आया था। उसने खुद को पाया जब उसने अपने खून का नहीं बल्कि अपने दिल का रिश्ता अपनाया। और अब जब कोई उससे पूछता कि वह कौन है तो वह मुस्कुराकर कहता, मैं अर्जुन हूँ, आशा का बेटा। नई सुबह एक नए जीवन की तरह थी। तीन लोग जो कभी तीन अलग अलग दिशाओं में बिखरे हुए थे अब एक ही छत के नीचे एक साथ सांस ले रहे थे। आशा देवी के लिए यह घर एक मंदिर बन चुका था, जहां वह हर दिन अपने दोनों बेटों की मौजूदगी को भगवान का आशीर्वाद मानती थीं। अर्जुन के जीवन में स्पष्टता आ चुकी थी। अब वह सिर्फ एक व्यवसायी नहीं बल्कि एक बेटा, एक भाई और एक इंसान बन चुका था जिसने अपने अतीत की परछाइयों को स्वीकार कर वर्तमान को गले लगाया था। रवि, जो कभी अपने ही जीवन से अनजान था, अब हर दिन को एक अवसर मानकर जी रहा था। माँ के पास रहने, बड़े भाई से सीखने और खुद को दोबारा खोजने का अवसर। इन तीनों के बीच का रिश्ता अब धीरे धीरे मजबूत हो रहा था। अब कोई औपचारिकता नहीं थी, कोई संकोच नहीं। अगर किसी दिन माँ की तबीयत हल्की सी भी बिगड़ती तो दोनों बेटे आपस में काम बांट लेते। कोई दवा लाता तो कोई खाना बनाता। एक रविवार की दोपहर जब तीनों मिलकर पास के अनाथालय में बच्चों के लिए खाना लेकर गए, तब अर्जुन ने एक नई बात सोची। अनाथालय के बच्चों को देखकर उसे अपने बचपन की याद आई, वो दिन जब वह अकेला था, जब उसे कोई नाम, कोई चेहरा नहीं याद था। फिर उसने अपनी माँ की तरफ देखा, वह एक लड़की को गोद में लेकर उसे खाना खिला रही थीं, जैसे वह उसकी अपनी नातिन हो। उस दृश्य ने उसके भीतर कुछ जगा दिया। घर लौटते ही उसने रवि से बात की। भाई, क्या तुम एक विचार में मेरा साथ दोगे? बिल्कुल, रवि ने कहा। मैं चाहता हूं कि हम एक ट्रस्ट शुरू करें, आशा गृह। इसका उद्देश्य होगा उन बच्चों की देखभाल जो अनाथ हैं और उन बुजुर्गों की मदद करना जिन्हें अपने आखिरी दिनों में कोई सहारा नहीं मिलता। रवि ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, यह सिर्फ एक विचार नहीं है, यह तो एक जरूरत है और मैं पूरा साथ दूंगा। अगले ही सप्ताह उन्होंने कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी। आशा देवी को जब इस बारे में बताया गया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा, जब तक तुम जैसे लोग हैं, दुनिया में ममता कभी नहीं मरेगी, उन्होंने कहा। आशा गृह नामक ट्रस्ट के उद्घाटन में स्थानीय समुदाय के कई लोग शामिल हुए। पहले दिन ही लगभग 20 बच्चों और 10 वृद्धों का पंजीकरण हुआ। अर्जुन ने ट्रस्ट के उद्घाटन भाषण में कहा, यह जगह सिर्फ एक शरण नहीं है, यह एक घर है उन सब के लिए जो खोए हैं, जो भूले गए हैं या जिन्हें किसी ने अपनाया नहीं। उन शब्दों में न सिर्फ उसका जीवन समाया हुआ था, बल्कि वह भावनाएं भी थीं जो हर उस व्यक्ति के दिल में थीं जो किसी रिश्ते की तलाश में था। धीरे धीरे आशा गृह सिर्फ एक संस्था नहीं रही, बल्कि एक आंदोलन बन गया। शहर के लोग मदद करने लगे, किसी ने किताबें दान दी, किसी ने कंबल तो किसी ने समय। अर्जुन ने अपने कुछ पुराने कॉरपोरेट साथियों को भी जोड़ा और एक छोटी टीम बनाकर इसे एक संगठित प्रयास बना दिया। रवि दिन प्रतिदिन बच्चों के साथ समय बिताता, उन्हें पढ़ाता, उनके साथ खेलता। आशा देवी अब हर सुबह बच्चों को कहानी सुनाने लगी। उनकी कहानियां कोई बड़ी किताबों से नहीं थीं, बल्कि उनके जीवन की उन छोटी छोटी घटनाओं से थीं जिनमें संघर्ष, प्रेम और उम्मीद भरी हुई थी। एक शाम जब ट्रस्ट का 1 साल पूरा होने को आया, अर्जुन ने सभी सदस्यों को घर बुलाया, एक छोटी सी पार्टी, एक मिलन और कुछ पल मन की बातों के लिए। उस दिन रवि ने एक सुझाव रखा, भैया, हमें माँ की जिंदगी पर एक किताब लिखनी चाहिए, कैसे उन्होंने अकेले इतना कुछ सहा, कैसे उन्होंने हमें पाया और कैसे उन्होंने खुद को फिर से खड़ा किया। अर्जुन ने हामी भरी, यह सिर्फ माँ की कहानी नहीं होगी, यह उन सभी की कहानी होगी जो किसी मोड़ पर टूटे लेकिन फिर उठे
और दूसरों को भी सहारा दिया। रात को जब माँ सो चुकी थीं, अर्जुन और रवि छत पर बैठे चाय पी रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में सितारे साफ दिखाई दे रहे थे। अर्जुन ने कहा, जब मैं बच्चा था तो हमेशा सोचता था कि मेरा जीवन अधूरा है। फिर जब मैंने मेहरा परिवार को पाया तो सोचा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन असली बदलाव तब आया जब मैंने किसी को गले लगाया जिसे मैंने खुद चुना। रवि ने उसकी ओर देखा। रिश्ते कभी कभी जन्म से नहीं बनते भाई, वो बनते हैं जब दो लोग एक दूसरे की कमी को समझते हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया। माँ ने हमें नहीं पाया, हमने माँ को पाया। उस रात दोनों भाइयों ने एक नई प्रतिज्ञा ली कि वे इस घर, इस ट्रस्ट और इस रिश्ते को यूं ही बनाए रखेंगे, ईमानदारी, करुणा और अपनापन के साथ। अब यह घर सिर्फ एक निवास नहीं था, यह एक परिभाषा थी, एक परिभाषा की परिवार क्या होता है। और यह परिभाषा रक्त से नहीं, हृदय से लिखी गई थी। आशा गृह अब सिर्फ एक ट्रस्ट नहीं रह गया था, बल्कि एक जीवंत स्पंदन था, एक ऐसी जगह जहां हर टूटे हुए दिल को फिर से जुड़ने का मौका मिलता था। 1 साल से भी कम समय में इसने न जाने कितने जिंदगियों को छुआ था, बिना किसी प्रचार, बिना किसी शोर के। मीडिया ने जब पहली बार आशा गृह की कहानी सुनी तो उन्हें यह एक आम एनजीओ लगा। लेकिन जब एक पत्रकार ने आकर वहां कुछ दिन बिताए तो उसे एहसास हुआ कि यहाँ हर व्यक्ति की अपनी एक कहानी है और उन कहानियों में जो बुनावट है वह किसी उपन्यास से कम नहीं। उसने अर्जुन से एक इंटरव्यू लिया। कैमरे के सामने अर्जुन की आंखों में वही स्थिरता थी जो जीवन के उतार चढ़ावों से परिपक्व होती है। आपने यह सब शुरू क्यों किया? पत्रकार ने पूछा। अर्जुन ने कुछ क्षण सोचा और कहा, क्योंकि कभी मैं भी खो गया था और किसी ने मुझे बिना सवाल किए, बिना पहचान पूछे अपना लिया। उस एक स्वीकृति ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। अब मेरी कोशिश है कि मैं वही किसी और के लिए कर सकूं। यह इंटरव्यू जब प्रसारित हुआ तो लोगों ने सिर्फ ट्रस्ट की नहीं, अर्जुन और आशा देवी की कहानी को भी अपनाया। उनके पास देश भर से कॉल आने लगे, कोई मदद करना चाहता था, कोई जुड़ना चाहता था और कोई अपना दर्द बांटना चाहता था। अर्जुन और रवि ने निर्णय लिया कि वे आशा गृह की एक शाखा दूसरे शहर में भी खोलेंगे, शुरुआत मुंबई से। वहां एक पुराना अनाथालय जो वर्षों से बंद पड़ा था, उसे खरीदकर नया जीवन देना तय हुआ। पर इस विस्तार के साथ साथ चुनौतियां भी बढ़ी। कुछ राजनेताओं और स्थानीय नेताओं को यह बात अखरने लगी कि एक गैर सरकारी संस्था इतनी तेजी से लोगों का भरोसा जीत रही है। आरोप लगे कि ये सिर्फ प्रचार पाने का तरीका है, कोई राजनैतिक एजेंडा हो सकता है। एक दिन अर्जुन को एक सरकारी नोटिस मिला, उनकी संस्था की गतिविधियों की जांच की जाएगी। अचानक मीडिया का रवैया भी बदलने लगा। कुछ चैनलों ने तो पुराने इंटरव्यू को तोड़-मरोड़ कर दिखाया। रवि बहुत परेशान हो गया। भैया, ये सब क्या हो रहा है? हम तो बस सेवा कर रहे हैं, इसमें भी राजनीति घुस गई। अर्जुन शांत रहे। जब तुम कुछ अच्छा करने निकलते हो तो सबसे पहले वही लोग डरते हैं जो सालों से कुछ नहीं कर रहे थे। तो अब? रवि ने पूछा। अब और ज्यादा स्पष्टता के साथ काम करेंगे। अगर हमें शक की निगाह से देखा जा रहा है तो हम जवाब अपने काम से देंगे। आशा देवी ने दोनों बेटों को समझाया, बेटा, सत्य को सिर्फ कहना नहीं होता, जीना होता है। जब तुम्हारे इरादे सच्चे हों तो देरसबेर सबको दिखता है। उनके कहे शब्दों की गूंज अर्जुन के कानों में रही। उसने तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। वहां उसने ट्रस्ट की वित्तीय रिपोर्ट, सारे लेन देन, दान की जानकारी और परियोजनाओं की प्रगति सबके सामने रखी। उसका स्पष्ट और निडर रवैया देखकर पत्रकार चौंक गए। यह व्यक्ति न तो बचाव में था, न ही आक्रोश में।
वह बस सच्चाई को खुले में रख रहा था। मैं जवाब देना नहीं, भरोसा लौटाना चाहता हूं, अर्जुन ने कहा। और ये भरोसा मैं किसी पद से नहीं, सिर्फ अपने काम से जीतना चाहता हूं। कुछ ही दिनों में जांच एजेंसियों ने ट्रस्ट को क्लीन चिट दे दी। अब जो कभी आलोचक थे वही तारीफ करने लगे। इस बीच आशा गृह में एक नया चेहरा आया, छोटी सी बच्ची रिया, जो रेलवे स्टेशन पर मिली थी। वह बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसकी आंखें हर भावना कह देती थीं। जब आशा देवी ने उसे गोद में लिया तो रिया पहली बार मुस्कराई। अर्जुन ने देखा कि कैसे एक खामोश बच्ची एक गूंगे जीवन में उम्मीद का पहला शब्द बन सकती है। उन्होंने रिया के लिए स्पेशल एजुकेशन और थेरेपी शुरू करवाई। कुछ महीनों में रिया ने इशारों से बातें करना शुरू कर दिया। एक दिन रिया ने अपने छोटे हाथों से आशा देवी के माथे पर चुंबन दिया। उस क्षण अर्जुन ने जो पहली बार महसूस किया था, वही भाव दोबारा लौटा। एक अधूरी आत्मा एक पूरी दुनिया पा चुकी थी। अब हर बच्चा, हर बुजुर्ग आशा गृह में सिर्फ एक नाम नहीं, एक परिवार का हिस्सा था। रवि ने सुझाव दिया कि हर साल आशा दिवस मनाया जाए, जिस दिन संस्था शुरू हुई थी। इस दिन सभी बच्चे, बुजुर्ग और कार्यकर्ता मिलकर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करें। पहले आशा दिवस पर एक छोटी सी लड़की कविता सुनाती है। माँ ने कहा था, खून से रिश्ता होता है, पर मैंने जाना दिल से भी घर बनता है। जहां आंखें पूछें नहीं, बस समझें। जहां हाथ थामे बिना बोले ही कह दे मैं हूं। इस कविता के साथ पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अर्जुन, रवि और आशा देवी मंच पर खड़े थे। 3 पीढ़ियां, 3 राहें, लेकिन अब एक ही मंजिल। उस दिन अर्जुन ने मन ही मन एक वादा किया, जब तक सांसें हैं वह हर उस इंसान के लिए घर बनकर रहेगा जो कभी खुद को बेघर समझ बैठा हो। आशा गृह की दीवारें अब सैकड़ों कहानियों की गवाह बन चुकी थीं। कुछ कहानियां मुस्कान में घुलती थीं, तो कुछ आंसुओं में। लेकिन हर कहानी की जड़ में एक ही तत्व था, प्यार, वह भी बिना शर्त वाला। अर्जुन, जो कभी खुद को अधूरा मानता था, अब हर सुबह एक नई प्रेरणा के साथ जागता था। उसका जीवन अब उसके लिए नहीं था, बल्कि उन सैकड़ों जिंदगियों के लिए था जो उसे एक दिशा की तरह देखती थीं। रवि अब आशा गृह का अभिन्न अंग बन चुका था। उसने सामाजिक कार्यों में प्रशिक्षण लिया और अब खुद भी ट्रस्ट के फैसलों में अहम भूमिका निभा रहा था। पहले जहां वह अपने अतीत को लेकर असमंजस में था, अब वह एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ जी रहा था, जिसने उसे न केवल मां के करीब लाया, बल्कि खुद से भी जोड़ दिया। आशा देवी की तबीयत अब पहले जैसी नहीं रही थी। उम्र अपना असर दिखा रही थी। चलना धीमा हो गया था, आंखों की रोशनी धुंधली पड़ने लगी थी। लेकिन उनका मन, उनका दिल वो पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया था। एक शाम जब तीनों छत पर बैठे थे, हल्की ठंडी हवा चल रही थी और शहर की रोशनियां दूर तक फैली थीं। आशा देवी ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, अब जीवन ने बहुत कुछ दिखा दिया है। अब बस एक इच्छा है। क्या मां? अर्जुन और रवि ने एक साथ पूछा। मैं चाहती हूं कि जब मेरी आंखें बंद हों तो मेरे दोनों बेटे मेरे पास हों। और वो घर जिसे मैंने अपने ख्वाबों से बुना है, वो चलता रहे, चाहे मैं रहूं या नहीं। यह सुनते ही अर्जुन की आंखों में नमी आ गई। मां, आप हमेशा हमारे साथ रहेंगी? रवि ने कहा। हाँ मां, अर्जुन ने मां का हाथ थामते हुए कहा, यह घर आपकी सांसों से बना है। जब तक हम हैं, ये घर, ये सपना कभी टूटेगा नहीं। अगले कुछ महीनों में आशा देवी ने धीरे धीरे अपने कामों से खुद को अलग करना शुरू किया। लेकिन वह बच्चों के साथ समय बिताना नहीं छोड़ती थीं। हर सुबह वह एक कोने में बैठकर उन्हें कहानियां सुनाती, जिनमें नैतिकता होती, उम्मीद होती और सबसे ज्यादा होता प्यार।
एक दिन अर्जुन और रवि ने मिलकर निर्णय लिया कि आशा देवी की जिंदगी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए। इसका नाम रखा गया आशा, एक माँ, एक घर, एक जीवन। इस डॉक्यूमेंट्री को स्थानीय चैनल ने प्रसारित किया और फिर सोशल मीडिया पर डाला गया। कुछ ही दिनों में लाखों लोगों ने इसे देखा, शेयर किया और सराहा। कई लोगों ने ट्रस्ट से संपर्क किया और अपनी तरफ से योगदान देना शुरू किया। कुछ सप्ताह बाद अर्जुन को एक कॉल आया एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री फेस्टिवल से। उन्होंने आशा को नामांकित किया था और वह शॉर्टलिस्ट हो गई थी। अर्जुन ने जब यह खबर मां को दी तो वह मुस्कुरा उठी। देखा बेटा, प्यार कभी गुम नहीं होता, वो फैलता है और जब वो फैलता है तो चमत्कार करता है। वह दिन भी आया जब आशा को पुरस्कार मिला। अर्जुन, रवि और कुछ बच्चे मंच पर गए और ट्रॉफी लेकर आए। लेकिन जब अर्जुन ने मंच पर भाषण दिया तब उसकी आवाज थोड़ी लड़खड़ा गई। यह पुरस्कार किसी फिल्म का नहीं, एक जीवन का सम्मान है। एक माँ का जिसने अपने बेटे को खो दिया, फिर एक बेटे को पाया और फिर जीवन को गले लगाया। यह उस माँ का सम्मान है जिसने यह सिखाया कि परिवार खून से नहीं, दिल से बनता है। सभी आंखें नम थीं। कुछ ही समय बाद आशा देवी की तबीयत और गिरने लगी। एक रात उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टरों ने कहा, उम्र का असर है, अब ज्यादा दिन नहीं। अर्जुन और रवि दोनों उनके पास थे। आईसीयू में जब अर्जुन ने उनका हाथ थामा तो उन्होंने हल्के से आंखें खोली। बेटा, डरना मत। माँ, हम कुछ नहीं खोना चाहते। अर्जुन की आंखें भर आईं। तुमने जो पाया है वो तुम्हारे दिल में है। मैं चली भी जाऊं तो भी तुम्हारे हर काम में रहूंगी। माँ, रवि फूट पड़ा। आशा देवी ने दोनों बेटों की हथेलियों को अपने झुर्रियों भरे हाथों से पकड़कर कहा, तुम दोनों मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि हो, मेरे जीवन की सबसे सुंदर कहानी। उसके कुछ घंटे बाद उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली, शांति के साथ, मुस्कुराहट के साथ। अर्जुन और रवि दोनों उनके पास बैठे रहे, चुपचाप, जैसे पूरा समय रुक गया हो। अंतिम संस्कार के दिन आशा गृह के सभी सदस्य, बच्चे, बुजुर्ग, कार्यकर्ता एक साथ थे। हर किसी की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में कृतज्ञता भी। अर्जुन ने अग्नि को प्रज्वलित करते हुए मन ही मन कहा, माँ, आप चली गईं, लेकिन आपने जो हमें दिया है वो अमर है। अब यह सिर्फ मेरा वादा नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। उसी दिन उन्होंने ट्रस्ट का नाम बदलने की घोषणा की। अब यह कहलाएगा माँ आशा फाउंडेशन। आशा देवी के चले जाने के बाद माँ आशा फाउंडेशन की दीवारों पर सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी एक गूंज थी, उनकी हंसी, उनके बोल और उनका प्यार। अर्जुन ने माँ की राख को उसी नदी में विसर्जित किया जहाँ कभी उन्होंने अपनी पहली नौकरी के पैसे से माँ को चप्पल लाकर दी थी। वह एक नदी नहीं, उनकी यादों का बहाव थी। हर लहर में उसे माँ का चेहरा दिखता था, मतामी, दृढ़ और शांत। रवि चुपचाप किनारे पर खड़ा था। उसका हाथ अर्जुन के कंधे पर था और उसकी आंखों से बहते आंसू अपने आप में एक वादा थे, वह अब कभी अकेला नहीं होगा और माँ का सपना कभी अधूरा नहीं रहेगा। समय बीतता गया, लेकिन माँ की अनुपस्थिति कभी भी पूर्ण नहीं हुई। हर सुबह जब अर्जुन फाउंडेशन में बच्चों को नमस्ते करता, उसकी आवाज में माँ की लोरी की मिठास होती। हर बार जब रवि किसी बुजुर्ग की दवाई लाता, उसकी आंखों में माँ की चिंता झलकती। माँ आशा फाउंडेशन अब एक परिवार बन चुका था, एक ऐसा घर जहाँ हर अनाथ बच्चा माँ के आंचल को महसूस करता और हर बुजुर्ग उस बेटे की परछाई देखता जिसे समय ने छीन लिया था। एक दिन फाउंडेशन में एक बुजुर्ग महिला आई, सरला बेन। उनकी आंखों में थकावट थी और मन में खालीपन। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मुझे कोई अपनाने को तैयार नहीं, मैं बस मरने से पहले एक बार फिर से माँ कहलाना चाहती हूँ। अर्जुन ने उनका हाथ पकड़ा और कहा,
यहाँ आप सिर्फ माँ नहीं होंगी बल्कि सबकी दादी होंगी। सरला बेन के चेहरे पर पहली बार एक हल्की मुस्कान आई। कुछ हफ्तों में वह बच्चों को कहानी सुनाने लगीं और बुजुर्गों के लिए पूजा का आयोजन करने लगीं। उनकी उपस्थिति ने एक बार फिर यह सिद्ध किया कि उम्र चाहे जो भी हो, इंसान को सिर्फ अपनाए जाने की जरूरत होती है। फाउंडेशन अब एक आंदोलन बन चुका था। देश के कई हिस्सों से लोग इससे जुड़ने लगे थे, कोई स्वयंसेवक के रूप में, कोई दानदाता बनकर, तो कोई बस एक कहानी सुनने और सुनाने के लिए। अर्जुन और रवि ने एक नई पहल की शुरुआत की, एक रिश्ता हर दिल के लिए। इसका मकसद था उन बच्चों और बुजुर्गों को एक दूसरे के साथ जोड़ना जो अकेले थे और एक पारिवारिक संबंध की तलाश में थे। यह पहल इतनी सफल हुई कि सरकार ने भी इसका समर्थन करना शुरू कर दिया। इस दौरान अर्जुन की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। उसने अपनी पुरानी मित्र और सामाजिक कार्यकर्ता अनाया से दोबारा संपर्क किया। अनाया, जो कभी समाज सेवा के कारण विदेश चली गई थी, अब वापस आई थी और अर्जुन की कहानी सुनकर प्रेरित हुई थी। तुम बदल गए हो अर्जुन, उसने कहा। माँ ने बदल दिया, अर्जुन ने मुस्कराकर उत्तर दिया। धीरे धीरे अनाया भी फाउंडेशन से जुड़ गई। बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और काउंसलिंग में उसने अपनी विशेषज्ञता लगाई। उसके आने से फाउंडेशन को एक नई ऊर्जा मिली और अर्जुन को एक साथी जो समझता था उसकी खामोशियां। एक शाम जब रवि, अर्जुन और अनाया फाउंडेशन की छत पर बैठे थे, बच्चों की हंसी नीचे से आ रही थी। रवि ने कहा, कभी सोचते थे कि हमें कोई नहीं अपनाएगा और आज देखो हम कितनों के अपने बन गए। शायद माँ सही कहती थीं, अर्जुन ने कहा। जब तुम दिल से किसी को अपनाते हो तो खुद को भी पा लेते हो। अनाया ने दोनों की ओर देखा और कहा, तुम दोनों ने सिर्फ फाउंडेशन नहीं बनाया, तुमने उम्मीद का एक संसार बनाया है। कुछ ही दिनों बाद फाउंडेशन की दूसरी शाखा उत्तर प्रदेश में खुली, फिर बंगाल में। हर जगह एक ही भावना, एक ही सोच, एक ही संदेश, रिश्ते खून से नहीं, करुणा से बनते हैं। अर्जुन ने एक किताब लिखी जिसका नाम रखा गया माँ के बिना भी माँ मिली। इसमें उसने अपनी पूरी यात्रा को उतारा, कैसे एक अनजान सी मुलाकात ने उसकी जिंदगी को दिशा दी और कैसे एक अधूरी माँ ने एक अधूरे बेटे को पूरा कर दिया। इस किताब ने लाखों लोगों के दिलों को छुआ और बहुत से ऐसे लोग जो अपनों से कटे हुए थे फिर से जुड़ने की कोशिश करने लगे। फाउंडेशन के 10 साल पूरे होने पर एक भव्य आयोजन किया गया। मंच पर अर्जुन, रवि, अनाया और सरला बेन खड़े थे। अर्जुन ने मंच से कहा, हम सबने अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ खोया है, लेकिन जो सबसे कीमती चीज मिली है वो है एक दूसरे को अपनाने की ताकत। इस फाउंडेशन की नींव ममता है, इसकी छत करुणा है और इसके हर कोने में आशा है, भी आशा जो एक माँ छोड़ गई थी लेकिन हमेशा हमारे साथ रहेगी। अंत में बच्चों ने मंच पर खड़े होकर एक गाना गाया। माँ की गोद तो अब नहीं है, पर उनका प्यार यहाँ हर कोने में है। जो हमसे छूटे थे वो अब साथ हैं। इस घर में हर दिल अब एक साथ है। आंसू, मुस्कान, तालियां सब मिलकर एक ऐसी भावना बन गई जो शब्दों से परे थी। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा और धीमे से कहा, माँ, हमने आपका सपना पूरा कर दिया। कहानी वहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि माँ आशा फाउंडेशन हर दिन किसी नए अर्जुन, किसी नए रवि, किसी नई रिया या किसी सरला बेन को एक घर देता है, एक पहचान देता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है, परिवार वह नहीं जो हमें जन्म देता है, बल्कि वह होता है जिसे हम दिल से चुनते हैं। और जब दिल से चुने गए रिश्ते मिलते हैं तो वहां सिर्फ घर नहीं बनता, वहां जीवन पल पल खिलता है।